Item number 11. Honorable members, I have to inform the House that Sri Ramjilal Suman, in whose name the item is listed, has requested me to allow Sri Mulayam Singh Yadav to initiate the discussion on his behalf. I have allowed Sri Mulayam Singh Yadav to raise the discussion. Now, Sri Mulayam Singh Yadav. उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गुजरात ही नहीं देश की गंभीर और महत्वपूर्ण इसी स्थिति पर बोलने का मौका दिया। आपको हम बधाई भी देते हैं कि आपने नियम 184 के अंतर्गत बहस करने का मौका देकर के देश के सामने सही स्थिति माननीय सदन को रखने का अवसर दिया। आप बधाई के पात्र हैं कि 6 दिन लगातार लोकसभा नहीं चली। सरकार की जिद के कारण, मल्होत्रा साहब के जिद के कारण हमारे कारण तो फैसला कर दिया चेयर ने। हम सही थे, आप गलत थे। तो इसलिए आप इसलिए भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि पूरा देश देख रहा था कि आकर लोकसभा क्यों नहीं चल रही, आकर सरकार बहस से क्यों कतरा रही, बहस स्वीकार क्यों नहीं कर रही। ऐसे वक्त पर आपका देश नहीं पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि आपका निर्णय क्या हो। आपने नियमानुसार हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी और पूरे विपक्ष की भावनाओं का आदर करते हुए और देश की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए ये बहस स्वीकार की। आप बधाई के पात्र हैं। वहीं पर हमें अफसोस है कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री जी और सत्ता में पक्ष में बैठे कई साथियों ने आपके इस निर्णय पर जो प्रतिक्रिया जाहिर की, आपत्ति जाहिर की है, वो अशोभनीय है। और इसलिए भी अशोभनीय है कि समय समय पर कई अवसरों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर जगह कहते हैं कि संसद में और लोकसभा में मर्यादा भंग हो गई, लेकिन अपने को कभी नहीं देखते हैं कि कहाँ का मर्यादा भंग कर रहे हैं। चेयर की फैसले पर टिप्पणी करना, इससे लोकतंत्रीय इतिहास में उच्च पद पर नहीं देश का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सदन के नेता की टिप्पणी अशोभनीय है और मर्यादा को भंग करने वाली है। आप स्वीकार करेंगे क्योंकि आप इस मामले में मर्यादा को काम रखने में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जब आप पर आता है तो पता जाने कहाँ भंग हो जाती है, क्या वजह है। ये भी आप बता दें क्या कारण था। मुलायम सिंह जी, अरे ये भी बहुत बड़ी बात है उपाध्यक्ष महोदय। चेयर का याद नहीं होगा तो क्या होगा, इसलिए हम सदन के नेता ने उनको, ये हमारे साथियों के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑलरेडी द इश्यू इज ऑलरेडी सेटल्ड। Honorable Prime Minister has already said that he has not issued anything. Please. हाँ चलिए उपाध्यक्ष जी आगे वही मैं सब उनको सब बोलने वाला था। आपने प्रधानमंत्री, अरे हम गुस्सा नहीं करना चाहते, प्रधानमंत्री जी को गुस्सा नहीं करें, वो तो गुस्सा हो ही जाएंगे तो हम मना लेंगे। नहीं, गुस्सा की बात नहीं, उन्होंने वो लेकिन हाँ तो कम से कम कहने दीजिए। तो बस हम अपने रिकॉर्ड में से निकाल देना चाहिए। हमें already the issue has been settled. Already settled. This should be removed. Yeah, this must be expunged. Please. रिकॉर्ड में रहना चाहिए सर, रिकॉर्ड में चाहिए। How it can be? उपाध्याय जी, सर आपने कह देना चाहिए माननीय उपाध्यक्ष। हम चेयर पे ही देख रहे हैं, आप हमें देखो।
ना मैं आप सबसे विनती करता हूँ, ये तो बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, इसमें टोका टोकी होगा तो हमारा 5 घंटा हो उसे आधा तो टोका टोकी में होगा। हमें थोड़ी देर इसलिए रोकेंगे, मैं बस तो सुनिए। आपसे सबसे विनती से विनम्रता से कहता हूँ कि सीरियस से ले ले और सुनिए, आपको जो आपत्तिजनक आप समझते हैं आपके भारी आ जाएंगे, आप उसका जवाब दीजिए, ऐसे नहीं। प्लीज नाउ कैरी ऑन। उपाध्यक्ष जी महोदय, 27 फरवरी को गोधरा में जो दर्दनाक घटना हुई, पता नहीं बार बार कहा जाता है कि हमने निंदा नहीं की। 27 फरवरी को हम राजनीतिक के कारणों की वजह से बहुत व्यस्त थे लखनऊ में, और राज्यपाल जी को हमने अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। तो सीधे सुबह जो अखबारों में मीडिया के माध्यम से गोधरा की घटना को पढ़ा और सुना, देखा टीवी के माध्यम से, उसी दिन हमारी पार्टी की बैठक हुई। बैठक में उसका निंदा का प्रस्ताव पास किया, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार ये कहना कि विपक्ष और विशेषकर समाजवादी पार्टी ने निंदा नहीं की, ये कई अवसरों पर नेताओं ने ये बात कही, लेकिन उसकी निंदा आज फिर कर रहे हैं हम। जघन्य अपराध था, कानून लेने का अधिकार किसी के हाथ में नहीं था और न है। उनको सजा मिले जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया गोधरा में। लेकिन ये कहना कि वो निर्दोष थे और बाकी गुजरात में जो अहमदाबाद में जाकर हुआ है, क्या वो दोषी थे? और ये बहस हम इसलिए शुरू करना चाहते, पूरा देश पूरी दुनिया जाने कि कौन दोषी कौन निर्दोषी, ये स्पष्ट आ भी जाना चाहिए। हम पूछा चाहेंगे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आपसे, कि साबरमती फरवरी भर के गाड़ियाँ अयोध्या जब जा रही थी, तो ये रेल मंत्रालय से जांच होनी चाहिए। आकर ये भर के गाड़ियाँ जा रही थी तो उसमें रिजर्वेशन क्या सांसदों के ना पास के माध्यम से था, भूतपूर्व सांसदों या विधायकों के माध्यम से था या नहीं? मीडिया के माध्यम से जिक्र आया है। और फिर उसके बाद भर के जब जाती तो रास्ते में यात्री के साथ भेद किया जाता था और उनके रिजर्वेशन आरक्षण जिनके थे उनको अलग कर दिया जाता था। और यहाँ तक है उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करानी चाहिए, सही या गलत ये आप बताएंगे, और रेलवे से जांच करा के कि जो हिंदू आरक्षण था उनको भी पूरे परिवार को एक बर्थ पर इकट्ठा परिवार को जाने के लिए मजबूर किया जाता था, और मुसलमान जितने थे उनको निकाल के बाहर किया जाता था। और उसके बाद कई स्टेशनों पर खोंचे वाले, दुकानदार वाले, कहीं भी खाना मिल गया खाते जा रहे, पैसा देते नहीं हैं। ये घटना क्या सही है जो छपा है? और उसके बाद जब गोधरा में पहुँचे तो वही हालत फिर हुई, लेकिन 1 घंटा संघर्ष अगर हुआ है लगातार, तो उस वक्त गोधरा का जिला प्रशासन या पुलिस की या रेलवे पुलिस क्या मौन थी? क्यों नहीं रोका गया? क्या उन छोटे खोंचा दुकानदारों की लूट बचाई क्यों नहीं गई? और उसके बाद 1 घंटे तक अगर वहाँ तनाव रहा, संघर्ष रहा, तो पूरी सरकार की एजेंसी जो भी हो और दिल्ली की सरकार की एजेंसी जो भी हो, उसने क्या किया? वहाँ के जिला प्रशासन ने क्या किया? उनकी दुकानें बचाने का काम किया? क्या जिन्होंने दुकानदार पर हमला किया उनको पकड़ने का काम किया? क्यों नहीं किया? ये कौन जिम्मेदार है? आप ये मोशन औपचारिक रूप से मूव कीजिए। आई मूव पूरे हम मूव करते बोलेंगे सुमी बोल लिया मैंने तो प्रस्ताव नहीं, मेरे कल में नहीं नियम 184 में सुकर में सुमे बोल दिया। अगर कोई भी नुक्ता कमी हो तो आप नहीं। बदल ले लीजिए। मेरे ख्याल में आप बोले होंगे, रिकॉर्ड में आया नहीं, इसलिए मैं आपसे अब मोशन जरा पढ़ लीजिए। डर है तो या ऐसा ही बोल दीजिए, बस ऐसा ही प्रश्न। ज्यादा बोल
अरे हम Please. कहाँ ढूंढते फिरेंगे? Chikalia, why are you making noise now? हिंदी वाला Please. हिंदी हिंदी कौन सा? हिंदी दे दो कोई हो, कोई हो। ठीक है इसमें चिल्लाने का क्या है So please. उपाध्यक्ष इसमें चिल्लाने महोदय, का क्या है क्या बात निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ खुदी की चीज है नहीं क्या कि यह सभा मजा कर रहे हैं देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की असफलता पर अपनी गंभीरता चिंता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास बहाल करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। पसंद हुआ खुश हुआ इसलिए उपाध्यक्ष महोदय हम कहना चाहते हैं कि वो निर्दोष थे और उसकी प्रतिक्रिया गोधरा में क्यों नहीं हुई, उसकी प्रतिक्रिया अहमदाबाद में क्यों हुई? और क्या ये सही नहीं है कि प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में गोधरा में जो घायल थे या जिनकी हत्याएं हुई थे या जले हुए लोग थे उनकी लाशों को लेकर के पुलिस के संरक्षण में रास्ते में जाकर के नारे लगाते 3 घंटे 4 घंटे बाद क्या अहमदाबाद तक नहीं ले जाया गया? क्या उत्तेजना नहीं फैलाई गई? ये करने का मौका क्यों दिया गया? ऐसे मौके पे तो रोका जाता। हमारे तो कार्यकर्ता भी हत्या कर दी जाती है, पुलिस के माध्यम से रातों रात जला भी दिए जाते हैं, उनके घर वालों को भी पता नहीं चलने दिया जाता, अंतिम दाह संस्कार में भी नहीं बुलाया जाता। ऐसे कई उदाहरण होते नहीं हम जाना चाहते, लेकिन उनकी लाश से लेकर के घायलों को लेकर के अहमदाबाद तक ले जाने का इसके मंशा क्या था? फिर शुरू हो गया सर Please. वो बाद में गए। Mr. Verma, please. वो आप बात करने में आपको बोल सकता है। अरे ये गृह मंत्री जी उत्तर क्या देंगे? फिर गृह मंत्री उत्तर क्या देंगे? आप ही दे देंगे सब। ये सही है कि सब जगह बाद में गए हैं, लेकिन 3 घंटा 2.5 घंटे के अंदर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए सब। ये अंतर गए सब जगह। और उसके बाद कोई भी रोकथाम या सावधानी सरकार की तरफ से, अहमदाबाद की पुलिस की तरफ से, गुजरात की सरकार की तरफ से, गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ से क्यों नहीं किया गया? और उसके बाद जब वहाँ साबित हो गया कि 5 मंत्री इसमें शामिल हैं, सरकार के मुख्यमंत्री दोषी पाए जा रहे हैं, हम नहीं अकेले कह रहे हैं, मानव अधिकार आयोग जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसके अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, विभिन्न संगठन, मीडिया और विपक्ष के लोग भी सब दोषी पा रहे हैं। और उनके सहयोगी दल, यहाँ तक कि रामलाल जी ने इस्तीफा दे दिया। हम धन्यवाद देते हैं, दे दिया, और उनके धन्यवाद इंतजार में है। वो तो देना ही है, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों देना ही है। कितना भी बटोरिए आप, कितना भी कोशिश कीजिए, कितना ही सिद्धांतहीन अवसरवादी संगठन बनाइए, मुलायम सिंह के खिलाफ भी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, ये चलने वाला तो नहीं है। लेकिन ये तो टूटेगा महल, अवसरवादी सिद्धांतहीन महल टूटेगा, उसका बना हुआ है, इसको रोका नहीं जा सकता। अब तो शुरू हो गई, ईंट उखड़ना शुरू हो गई। रामलाल जी ने अच्छा काम कर दिया, दिग्विजय सिंह के भी इंतजार में हैं। हालांकि जौहर साहब नहीं करेंगे, नहीं वो नहीं करेंगे नहीं, लेकिन शायद आत्मा की पुकार आपकी हो जाए। तो ये सबने विरोध किया है, और फिर इस भावना का आदर करना चाहिए था। क्या जिद है कि मुख्यमंत्री को नहीं हटाएंगे? प्रधानमंत्री जी अपने किए हुए कामों पर, कार्यों पर इसी सदन के अंदर मत नहीं भूलना चाहिए। 1974 में नवनिर्माण समिति ने जब गुजरात में आंदोलन चलाया, पूरा व्यापक रूप से आंदोलन चला, उस वक्त पूरा का पूरा खड़ा हो गया गुजरात। अत्याचार भी उस तरह की सरकार ने किया। स्वयं मोरारजी भाई देसाई इस आसन पर आकर के बैठ गए, और उसके आगे आगे चल रहे थे माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी। आप नहीं गए थे क्या इस बैल के अंदर गुजरात को लेकर के? क्या मोरारजी भाई देसाई के साथ आप नहीं गए थे? उस समय की सरकार ने उस समय के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को बर्खास्त किया, और बर्खास्त ही नहीं किया, उसके बाद
जब वहाँ शांत व्यवस्था ठीक हो गई उसके बाद चुनाव भी करा दिया। तो आप अपने किए हुए पर ही आप भूल जाते हैं। और हम लोगों को अगर विरोध करते हैं, हम नेता लोग तभी तो गए नहीं बैल में। आप तो नेता हैं, तब भी नेता थे देश के, आप तो बैल में चले गए, हम तो नहीं गए, हमारा कोई नेता नहीं गया। तो आप जब अपने किए हुए पे भूल जाते हैं और चिमनभाई पटेल को वहाँ बर्खास्त किया जाता है, तो आज सबसे ज़्यादा वहाँ की मानवता की हत्याओं का दोषी वहाँ का मुख्यमंत्री और उसमें शामिल आपकी सरकार भी है। और क्यों है? आप ये कह देना कि वो राज्य का मामला है, राज्य का मामला कैसे हो सकता है? आपके इस संविधान में, हमारे भारत के संविधान में स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति पर अत्याचार जुल्म होगा, उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। तो आज वहाँ जो, हम ये नहीं कहते नुकसान कम हुआ, 10% हुआ, 15% हुआ हिंदुओं का भी, लेकिन 85%, 80% मुसलमानों की हत्याएं, उनकी दुकानें जलाई जाना, उनकी कारखाने जला देना, महिलाओं के साथ बलात्कार, बेटियों का सड़कों पर बलात्कार, गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़ के बच्चों को फाड़ करके और जाके फेंक देना। चिल्लाता फिर Please. और वो गलत बात बता रहे हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आज हम अपने वेदों को भी पढ़ें, हमारी भारतीय संस्कृति मिलीजुली संस्कृति, हम अपने वेदों को भी पढ़ें। इस तरह के हमारे वेदों में भी राक्षसों ने भी इस तरह के कारनामे नहीं किए जिस तरह के गुजरात में और हो रहा, और हम गए हैं मौके पर। Please. No running commentary, please. Mr. Jadhav, please. Mr. Please don't do this. Interrupt. Yeah, please. और सही तथ्य जो देना है वो Mr. Paranj पे, Mr. Paranj पे, Mr. Suresh. बोल दो बात हो रहा है, उसके लिए बोलो आपके होम मिनिस्टर को, बोलो बोलो आपके सरकार को, बोलो क्या करे अपने होम मंत्री की। अरे मिनिस्टर लोग खड़ा हो जाए। बोलो बोलो तुम्हारी सरकार है, बोलो परांजलि जी, बोलो। Mr. Paranj पे, Mr. Paranj पे, what is it going on? No, no, you should not shout like this. I will have to send you out if you continue to do it. और इसलिए It's such a serious matter. If it is not relatable to you, when you speak, you refute it. उपाध्यक्ष महोदय, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात में 28 फरवरी को ही समाजवादी पार्टी के महामंत्री, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी और राज बब्बर जी सांसद और समाना आदमी कहते कि हमें थोड़ा बहुत अस्पताल तक देख लेने दो, दंगा क्षेत्र में कहीं भी जाने से, हमारे जाने से सद्भावना पैदा होगी। कह दिया कि आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी तस्वीर यहाँ की जनता जानती है, हम आपकी सुरक्षा करने में असमर्थ है। ये मुख्यमंत्री का जवाब है। और उसके बाद हम जब गए अभी 24 तारीख को, हम अकेले नहीं, 24 अप्रैल को हम भी थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हरकिशन सुरजीत, कम्युनिस्ट पार्टी के भी वर्धन, अवनी राय, इसी सदन के आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक के देवव्रत विश्वास। हम जब पहुंचते हैं तो वहाँ के कमिश्नर साहब, वहाँ के डीएम साहब कहते हैं कि नहीं आप जा सकते, तनाव है।
जब आपके अधिकारी डीएम वहाँ के कमिश्नर कहते तनाव है, अभी तक मुलायम सिंह, कांग्रेस सुरजीत या देवेगौड़ा साहब या वीरधर साहब ये नेता जाने की इजाजत नहीं, जाने लायक नहीं गुजरात के अंदर, आप क्या करें फिर? वहाँ आग लगी हुई है, अभी तक जारी है। आज ही रात में गृह मंत्री जी के क्षेत्र में फिर फायरिंग होती है, एक की हत्या हो गई, खबर है सच है गलत, एक घायल भी है। वहाँ कानून मंत्री वहीं के हैं, गृह मंत्री जी भी वहीं के हैं, और उसके अलावा महत्वपूर्ण और भी कई मंत्री हैं। रक्षा मंत्री जब जब जाते हैं उसके बाद ही और ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा हत्याएं, आगजनी, फायरिंग और हो जाती है। क्या वजह है? क्या अक्षम केंद्र सरकार नहीं है? क्या सरकार अक्षम, ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या गृह मंत्री जी आप जिम्मेदार नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी आप जिम्मेदार नहीं इसके लिए? और फिर आप जाते हैं, आप देश के नेता हैं, इस वक्त नेतृत्व करने वाले हैं, आपको तत्काल घटना पर जाना चाहिए था, लेकिन 1 महीना 4 दिन बाद गए, और जाकर के जब पहले दिन बोले, हमें भी अच्छा लगा कि भारत के संघीय लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री बोला कि राष्ट्रीय संघ की बात है और यहाँ के मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन करें। हमने सोचा अच्छा बयान दे दिया तो वो आते ही बर्खास्त कर देंगे। पूरा देश निगाहें थी कि अब तक प्रधानमंत्री के बयान के बाद भावुक हो गए प्रधानमंत्री जी। वहाँ की हिंसा, वहाँ की आगजनी, वहाँ का जिस तरह से जर्मनी में जो चैम्बर में गलाए गए थे लोग, उसी तरह से 1 से 58 एक घेरे में, एक मकान के घेरे में जलाए गए, 1 से 58 लोग, 6-7 हज़ार घरों का पूरा जला गया। देख करके हम कहा शायद भावुक हुए हैं, और उसके बाद कहा कि हम क्या मुँह लेकर के विदेश में जाएंगे। सिंगापुर गए, अपना चेहरा बचा के आ गए, और वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री को वहाँ पर खलनायक ठहरा करके चले आए। गुजरात में और गोवा में जाके जहाँ राष्ट्रीय संघ की बात थी, वहाँ ऐसा भाषण दिया कि प्रधानमंत्री सच्चा, अगर स्वयं सेवक संघ का अगर कोई मेंबर बोल रहा है, नेता बोला है, तो ये प्रधानमंत्री, सही बात, ये भाषा था। तो वहाँ राष्ट्रीय संघ की बात, राष्ट्रीय गौरव कैसे बन गई? अहमदाबाद गए, गुजरात गए तो राष्ट्रीय संघ की बात, और गोवा में जाकर के राष्ट्रीय गौरव की बात, और वहाँ मुख्यमंत्री को डांट के भी आए, और वहाँ मुख्यमंत्री को शाबाशी, इस्तीफा देने का मन भी बनाया मुख्यमंत्री उसका वापस। आखिर क्यों? क्या है मंशा? क्या चाहते हैं? इसलिए आज दिल्ली की सरकार के रहते देश की एकता को खतरा है। ये सवाल देश के सामने है। ये गंभीर बहस है, कोई राजनीतिक बहस नहीं है। सामने हमारा तस्वीर जो देश की जो हो रहा है गुजरात के अंदर, वो हमारी जिम्मेदारी है, रख रहे उस जिम्मेदारी के साथ। और जब हम लोग गए तो माननीय उपाध्यक्ष जी जो ये कह रहे हैं कि हिंदू की बात नहीं की, मैंने हिंदू की पहले ही कह दिया, 10-15% हिंदू का भी नुकसान हुआ। ये मत समझिए कि आपके असफलता से, आपकी अक्षमता से या आपकी नीयत खराब होने की वजह से मुसलमानों को तो बर्बाद किया ही है, सत्यानाश किया ही है, हमारी देश की सभ्यता संस्कृति का सत्यानाश किया ही है। लेकिन मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ हिंदुओं का भी। क्या व्यापार का किसका नुकसान नहीं हुआ? और आज जब हम जाते हैं, महिलाओं से अस्पताल में मिलते हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ की अब मुस्लिम महिलाएं कहती है सब करने की क्या जरूरत है, अपने कपड़े अलग करके हमको लोगों को दिखा देती कि चोटें कहाँ हैं। कभी यहाँ भाषण देने से या दूरदर्शन टीवी या मीडिया के पढ़ने से ही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो अपने पेटी को, धोती को खोल के दिखाती कि चोटें कहाँ हैं, हम लोग शर्मिंदगी से भागते हैं और कहते हैं ढको। कहाँ चोटें हैं? जांघ के नीचे चोटें हैं, यहाँ चोटें हैं, यहाँ चोटें हैं,
और दिखाती चोटें अभी 15-15, 10-10 दिन के बाद चोटें ज्यों की तरह। और किस तरह हाथ काटे गए, पैर काटे गए। क्या ये दोषी थे? क्या ये निर्दोष नहीं थे? हम मानते गोदा के दोषी थे, तो ये दोषी नहीं थे। इनको दोषी नहीं कह सकते जिन्होंने ऐसा किया है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अभी तक कितने गिरफ्तार हुए? बच्चों को, महिलाओं को, दुकानदारों को, जो यहाँ तक हो गया उपाध्यक्ष महोदय, 2 घटनाएं ऐसी बताई गई हैं कि जिनकी दाढ़ी थी, हिंदू थे, उनको मार दिया गया। पत्रकार जो दाढ़ी रखाए थे उनको प्रमाण देना पड़ा कि मैं पत्रकार हूँ। ये हालत है गुजरात के अंदर। उनको भी खतरा है, उनको भी, इनको ये जो उपाध्यक्ष जी, आज हालत ये हो गई, देवेंद्र चला उड़ा। वहाँ के पत्रकारों को भी अपनी दाढ़ी मुड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, रामदास प्लीज। ये हालत हो, Please resume your seat, Mr. Ramdas. What is going on? क्या पता है अगर बजरंग दल विश्व पर ये सावधान किया है पवार साहब ने सही। रामदास जी, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। जिंदा रहने दिया 5-6 मिनट तो हम MP हैं और हिंदू हैं। प्रमाण। इसलिए आज ये हालत हो गई कि अब दाढ़ी रखना भी अपराध हो गया। जो तालिबान में दाढ़ी न रखना अपराध था, यहाँ दाढ़ी रखना गुजरात में अपराध हो गया। एक अखबार ने संपादकीय में लिखा है, अगर कोई हिंदू दाढ़ी वाला है तो एक है, केवल वहाँ का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लिखा हुआ है। वो अकेला स्वच्छता दाढ़ी वाला। हिंदू अगर दाढ़ी वाला कोई स्वच्छता वहाँ पर है तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लिखा है मीडिया ने, ये संपादकीय लिखा है। ठीक ही बोला। साधु संत सब दाढ़ी वाले हैं, गुजरात के सब साधु संत दाढ़ी वाले हैं। क्या बात बोल रहे हो? सब साधु संत दाढ़ी वाले हैं। एवरीबॉडी मजाक, सीरियस बात को मजाक में ले रहे हो। ये तो चित्रण, ये उपाध्यक्ष जी, ये तो मामूली चित्रण आपके सामने एक नमूना पेश कर रहे हैं। ये हालत है गुजरात की, और वो हालत कर दी है। और देश की एकता खतरा। मैंने इसलिए कहा कि सैकड़ों साल का कच्छ का इलाके में जो भाईचारा था हिंदू और मुसलमान के बीच, कभी भेदभाव नहीं था, वो भी आज खत्म किया। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, एक संगठन ने लिखा है कि वहाँ के जो आपके होम गार्ड हैं वो संघ परिवार के जुड़े हुए निष्ठावान लोग हैं और मुस्लिम विरोधी हैं। एक ने तो यहाँ लिखा कि 6000 हैं। एक सबसे संगठन ने लिखा 6000, और उनका कमांडर और ये होम गार्ड के लोग आगजनी हत्या करने में भूमिका विशेष निभाई। और कमांडर ने वहाँ के पुलिस अधीक्षक की उपेक्षा करके मनमानी की है, आगजनी और हिंसा में हिस्सा लिया है, और वो कुछ कार्रवाई करना चाहता था, उसके ट्रांसफर भी कर दिया। इसलिए हमने कहा कि देश की एकता खतरा है, इस संसद को एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने नियम 184 के अपने नियम के अंतर्गत इस सवाल को उठाया था। ये आपके सामने, संसद के सामने रखा। सरकार की पहले जिम्मेदारी है कि देश को एक बनाए रखे। हमारी भी जिम्मेदारी है। सरकार अगर एकता बनाए रखने का काम करती है तो हम सहयोग देंगे, सहयोग देने की तैयार देश के मामले में, और दिया है हमेशा। जब जब वक्त आया तो दिया है, और आप जब पीछे नहीं रहे। अब भी देश की एकता का सवाल आएगा, रक्षा का सवाल आया तो आप हमारे जो संबंधित पीछे के हमारे गांव के रहने वाले भी लड़के होंगे, संबंधित होंगे, वो आपसे पीछे नहीं, जान देने में आपसे पीछे नहीं। और दिखा दिया कारगिल में, आपसे पीछे नहीं जान देने। हमारे इलाके के, हमारे क्षेत्र के, हमारे संबंधित हमारे लोग हैं जो जान देने की, दुश्मन से लड़ने में, जान देने में आपसे पीछे नहीं, और कभी पीछे नहीं रहेंगे।
लेकिन देश की जिम्मेदारी ये सरकार नहीं निभा रही है, ये उल्टा देश को तोड़ रही है। इस मानसिकता से सरकार चलाई जा रही है, चाहे दिल्ली की हो चाहे गुजरात की हो। ये हमारी आपत्ति है और इसे निंदा का प्रस्ताव हम लोग लाए हैं। इसलिए हम वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था और इस्तीफा मांग रहे हैं। आज हमें उम्मीद है कि शायद आपके देश से तो आगे आ जाए तो बर्खास्त करते हैं ये पर। हमें उम्मीद है आपसे, अब भी उम्मीद है कि शायद लें फैसला। लोकतंत्र में जो आपको कदम उठाना चाहिए था और जो दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री गृहमंत्री को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई और आज उसका नतीजा है कि सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। आप जानकर के इसे कहाँ ले जाएंगे छिपा के कि एक भूतपूर्व सांसद इस सदन में रह चुके हों, उन्होंने कम से कम हिंदुस्तान के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर के किसको टेलीफोन नहीं किया। हाँ, हमने आपको टेलीफोन किया, आप टेलीफोन पे आ गए, ये सही है कि हमारी पार्टी के 3 नेता बचा लिया, ये सही है। अगर 10:30 बजे 11 बजे के लगभग हमने आपको टेलीफोन करके जगह बता दी, ये बता दिया, आपने किसी तरह से कहीं टेलीफोन करके किया हो, बच गए, फिर वो कहीं अज्ञात स्थान पर भाग गए। सवेरे 6 बजे मैंने टेलीफोन किया तो वो मिल गए, मोबाइल पे काम जिंदा है। लेकिन भूतपूर्व सांसद, लोकसभा का सदस्य और पूरे के पूरे मोहल्ले को जला के और फिर उस भूतपूर्व सांसद के काट काट के टुकड़े करके जला दिया और पूरा का पूरा आरोप है कि वहाँ के राज्य के गृह मंत्री, गुजरात के गृह मंत्री के घर में ये आताताई दंगा करने वाले, हत्या करने वाले, दंगा कराने वाले हथियार से लैस वहाँ से संरक्षण ले रहे थे, उनका आदेश का पालन कर रहे थे। ये पूरी जनता के अंदर, गुजरात के अंदर हम गए हैं, उधर भी सारे लोग। तो अब आपसे बात भी हुई, आपके पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई, पुलिस के कमिश्नर गए भी सांसद के घर, बातचीत भी हुई। उसके बाद वजह क्या हो गई कि जो उनकी जान नहीं बचा सकी। तो कौन बचा, कैसे बच सकते, कौन लोग हैं ये, किस मानसिकता के लोग हैं, क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या देश को संदेश दे रहे हैं, क्या दुनिया की छवि अच्छी बनाते थे, क्या दुनिया के सामने इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र की तस्वीर कौन सी पेश आप कर रहे हैं, क्या पेश करना चाहते हैं। आज जो आपके तालिबान से लेकर के चाहे 11 सितंबर की अमेरिका की हत्या हो, चाहे संसद पर हमला 13 दिसंबर का हो, चाहे 1 अक्टूबर की असेंबली पर हमला हो जम्मू कश्मीर की, वही देशों ने मिलकर के, आपने सहयोग मिलकर के आतंकवादियों का, आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा बनाया। वही लोग आज क्या बोल रहे हैं, अमेरिका क्या बोल रहा है, इंग्लैंड क्या बोल रहा है, जर्मनी क्या बोल रहा है, कनाडा क्या बोल रहा है, यूरोपीय संघ क्या कह रहा है। वो कह रहे जो कुछ हो रहा है, अभी 19 मार्च को ही इंग्लैंड में वहाँ के प्रधानमंत्री ने निंदा की है गुजरात की घटनाओं की, और आपने उम्मीद की और अपेक्षा की है कि वहाँ के मुसलमानों की सुरक्षा की जाए, वहाँ शांति और व्यवस्था का वातावरण कायम किया जाए। सबसे ज़्यादा विनिवेश गुजरात में हुआ था। आज अमेरिका के लोगों ने अपने विनिवेश करने वाली कंपनियों को मना कर दिया कि गुजरात मत जाइए। क्या इंग्लैंड के एक नागरिक की हत्या नहीं की गई? तो वो लोग आज क्या बोले हैं, आप कहते कि हमारा आंतरिक मामला है, ये आंतरिक मामला है। क्या 1949 में हिंदुस्तान ने जेनेवा के सामने दस्तखत नहीं किया मानव अधिकार के लिए? आप कहाँ ले जा रहे देश को, कहाँ पीछे धक्का मार के ले जा रहे? क्या आप कहते अभी फिजी में जो हिंदुओं के साथ हुआ जुल्म, यूनाडा में जो हो रहा, फिनलैंड में जो निकाले जा रहे, बांग्लादेश से हिंदुओं को निकाला जा रहा, क्या आप अंतर्राष्ट्रीय समूह के सामने ये बात नहीं रख रहे हैं? मानव अधिकार, आज की दुनिया में इस तरह के मानव अधिकार के बारे में ये कहने का हमारा आंतरिक मामला, ये आंतरिक मामला नहीं है। अगर दक्षिण अफ्रीका में लगातार मानव अधिकार के खिलाफ क्या भारत नहीं लड़ा है? तो ये मानव अधिकार का हनन दुनिया के किसी भी मुल्क में होगा। हमारे देश की विदेश नीति रही, आपने बदल दी हो तो ठीक है, विदेश नीति हम मानव अधिकार की लड़ाई सारी दुनिया में कई होगी, लड़ेंगे,
जिनका हनन होगा उनके साथ खड़े होगा भारत। और आप कह रहे हैं कि हमारी आंतरिक मामला है, ये तो आंतरिक मामला आप नहीं ठहरा सकते। आपने दुनिया में हमारे देश की लोकतंत्र संघीय ढांचे के तस्वीर को मिटा धब्बा लगाया है। और जो आपने शुरू में कहा था राष्ट्रीय श्रम, और वो राष्ट्रीय श्रम है और ये केंद्र सरकार और गुजरात की सरकार पर कलंक है। हजारों लोगों की मौत का कलंक है, हत्याओं का कलंक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पूरा का पूरा व्यापार दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से आज हिंदुस्तान दुनिया में गर्व करता था गुजरात का शांति व्यवस्था के नाम पर। वहाँ क्या आपने करते हैं? क्या गांधी साबरमती आश्रम पर एक महिला लीडर के विचारों से आपका मतभेद हो सकता है? मेधा पाटकर से आपका मतभेद आपके लोगों का हो सकता है, बजरंग दल का मतभेद हो सकता है, आरएसएस का मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर शांति जुलूस निकालेंगे शांति के लिए, अगर आप निकलेंगे तो उन पर हमला करेंगे, धक्का मार के पटक देंगे, बाल खींचेंगे, और जब चित्र लेंगे कैमरा वाले या पत्रकार लिखेंगे तो उन पत्रकारों को पुलिस मारेगी, घायल कर देगी। क्या नहीं हो रहा वहाँ? क्या किस तरह से आतंकवाद, क्या ये नाजीवाद नहीं है? क्या जर्मनी का नाजीवाद नहीं है? क्या हिटलरशाही नहीं है? क्या इसलिए आज हम आपके सामने इसे ये बातें रख रहे हैं कि किसी तरह से, और ये कहकर के कि ये प्रतिक्रिया है गोदा की, इस घटना को टाला नहीं जा सकता, इन अत्याचारों को छिपा नहीं जा सकता, इस कलंक को आप छिपा नहीं सकते। और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आखिर ये प्रतिक्रिया सबसे पहले फिर दोहराना, गोधा में क्यों नहीं हुई, अहमदाबाद में क्यों हुई? ये वहाँ बताया जाता है अगस्त से ही बाकायदा तैयारियां थीं, और आप भी कह रहे हैं कि कुछ आतंकवादी ये इंतजार कर रहे थे। गोदा के बाद आपको खुद कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार करने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? कितने गिरफ्तार हैं? कितने किसके समूह के गिरफ्तार हैं? जो कि आपने 9 से 1000 का तो आ गया है सरकारी हत्या हुई, लेकिन फिर भी गैर सरकारी सूत्रों की कहना है कि 3000 से ज़्यादा है हत्या हो चुकी है, 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और अभी तक जारी है, बहसा हो रही है। वहाँ अभी आगजनी हत्याएं और फायरिंग निर्दोष लोगों पर हो रही हैं, बेगुनाह लोगों पर हो रही हैं। और फिर इसलिए हम आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक मुख्यमंत्री को बचाने के लिए देश को तोड़ने की साजिश उचित नहीं है। एक मुख्यमंत्री को बचाने के लिए अगर मुख्यमंत्री को उसी दिन आपने हटा दिया होता और आप गए होते, तो आपको आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री आपकी शिक्षा अच्छी होती। लेकिन आप फिर गुस्सा हो जाएंगे कि हम पर कोई दबाव नहीं रहता। कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दबाव तो है ही, कहीं न कहीं आपकी लाचारी हो जाती है, वरना क्या बयान दे करके क्या गोवा बदल जाते हो, क्या सिंगापुर बोल के आते, क्या वजह थी? कहीं न कहीं दबाव है, कहीं न कहीं लाचार है। आप कहेंगे मैं दबाव में कभी नहीं कर सकता हूँ, मुलायम सिंह पर भी नाराज हो सकते हो, हम जानते हैं कि नाराज हो सकते हो, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको देश के प्रधानमंत्री हो, केवल भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के नहीं हो, बजरंग दल के प्रधानमंत्री नहीं हो, और न ही प्रधानमंत्री आप विश्व हिंदू परिषद के हो, आप प्रधानमंत्री देश के हो। देश की एक बनाए रखने का जिम्मेदारी आपकी पहले, हमारी और फिर सबकी बाद में है, लेकिन संसद इसीलिए जिम्मेदारी को निभाना चाहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप, अगर नहीं ऐसा है तो अब तो आप साफ साफ कह दिया, 3 दिन से 4 दिन से लगातार अखबार में आ रहा कि संघ परिवार के लोग आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी आपकी लगातार मुलाकात होगी, आप गठबंधन के जो बैठकें करते रहना, लेकिन एजेंडा हमारा चलेगा, आप हम मिलकर के बहुत जल्दी बातचीत क्या करेंगे। आपने यहाँ तक कह दिया, ये आया अखबार में कुछ खबरें ही हैं, पूरे के पूरे देश के अंदर कह दिया कि ये तो आपकी कृपा पर है ये सहयोगी दल, तो ये क्या कर सकते सहयोगी दल?
आप अपना एजेंडा, अपना जो कार्यक्रम है आरएसएस का, संघ परिवार का लागू कीजिए। ये बैठे हुए सब लोग जो सहयोगी दल के लोग हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये तो इनकी कृपा कांक्षी हो गए हैं, कृपा पर निर्भर हैं। ये है संघ परिवार का, माननीय अजीत सिंह, ये संघ परिवार का है विचार। आप इनकी कृपा पर हैं। आप अगर जरा भी उदारता दिखाते तो आप किसी कृपा पर नहीं होते, आज किसी कृपा पर नहीं होते। लेकिन इसलिए हम आपसे कहना चाहते, अरे उनसे तो कहने का मेरा हक है। हाँ हाँ, राजनीति, आप राजनीति रूप कर रहे हैं। Please. अरे आप भजन करने के लिए आएंगे। पार्लियामेंट में क्या होगा, कीर्तन होगा, भजन कीर्तन होगा। वेरी गुड। ऐसे हम उपाध्याय जी महोदय, हम तो बिल्कुल आह्वान करते रहेंगे और हम ये कहते रहेंगे, इस संसद के अंदर जिनको चिंता है देश की एकता, जिसके अंदर देश की भक्ति है, वो हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। जरूर जरूर। चाहे इधर के चाहे उधर, हमारी अपील है। और आज सवाल सरकार का नहीं है, सवाल देश का है, देश की देशभक्ति का सवाल है। जो गांधी ने देशभक्ति को एक पैदा किया था, जन जन में खड़े होकर के पूरा देश खड़ा किया था, वो देशभक्ति का सवाल ये है, देश का सवाल है। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री आएगा जाएगा, कितनी कोशिश करो तब भी वो नहीं रह सकता। एक मुख्यमंत्री के पीछे देश की एकता को खतरे में डालिए, देश की भक्ति पर, और अपने ये जो आज लग रहे आरोप, ये नहीं लग सकते, आपकी तारीफ होती है। इसलिए हमने कहा कि आज संसद में जितने लोग हैं उनको समर्थन करना चाहिए। हम आगे आपसे ये इसलिए भी कहना चाहते कि ये जो हो रहा है गुजरात के अंदर, इसका प्रभाव सीमित गुजरात तक नहीं है। महाराष्ट्र में छोटा मोटा तनाव हुआ भी है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, और राजस्थान में भी तनाव है, मध्य प्रदेश में भी तनाव है। और 500 स्थान ऐसे बताए जाते हैं जो हमें मीडिया के माध्यम से पढ़े हैं कि गृह मंत्रालय में 500 ऐसे संवेदन स्थान हैं कि जरा भी चिंगारी हुई तो पूरी आग लगा देंगे देश को। ये हालत आज है देश की। और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। पार्लियामेंट के रूप में आतंकवाद कैसे लड़ सकते हैं आप अपने ही लोगों को विश्वास में नहीं ले सकते हो। और ये इस तरह की आज स्थिति पैदा हो गई है कि वह हिंदू कहता है कि मुसलमान मोहल्ले में हम नहीं रहेंगे, और मुसलमान कहता हम हिंदू मोहल्ले में नहीं रहेंगे। ये दूरियां किसने बढ़ाई? इन दूरियों का परिणाम क्या होगा? अरे छोड़िए, जो बेहा होते हैं, बेशर्म होते हैं कुछ लोग, तो उनको तो कुछ नहीं कहना चाहिए। बेशर्मी करे, उनसे कुछ कहा नहीं जाता। शेमलेस। कुछ लोग होते हैं, हमारा संसदीय है ही नहीं, कुछ लोग होते हैं बेहा बेशर्म, उनसे क्या कहा जाता? सही। हाँ, इससे उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं, देश का पड़ने वाला है, नवा स्थिति पड़ने वाली है। और इसलिए हमने शुरू में कहा था कि मुरारजी भाई देसाई ने जब धरना दिया था तब माननीय प्रधानमंत्री आपने अगुआ आगे आगे चले थे। उस समय से कई गुनी भयावह स्थिति गुजरात की है। आंदोलन था, लेकिन ठीक है, अगर नहीं फिर तो ये बच जाता कि हम विपक्ष के लोग जाएं और अपनी जान दे करके वहाँ जो कुछ कर सकते करें, ये बच जाता है, और तो कुछ बचा नहीं। आपसे तो विश्वास हट रहा है, फिर तो ये बचता है कि हम लोग तय करें कि हम अपनी जान दे करके इस देश को बचा सके या कुछ कर सके। वरना आप देखेंगे कि शांति यात्रा के नाम पर भी जब महिला के बाहर पकड़ के पटक दिया जाता है, चित्र दिया जाता है, तो अखबारों को बालों को मारा जाता है। तो ये हो सकता है कि हम लोग भी जान दे सकते हैं, आगे मौका दे सकते हैं। नहीं होंगे तो कहेंगे हम लोग चलेंगे, जान दे करके भी हम लोग वहाँ बचाने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा इस बहस के बाद इंतजार करें, वरना रणनीति बनानी पड़ेगी, हम सबको चलना पड़ेगा।
लेकिन इसलिए हम इस सवाल को राजनीतिक सवाल नहीं, ये सच्चाइयाँ हैं, राजनीति से जोड़ करके आप काम कर रहे हैं। आप चुनाव में हार चुके हैं, पिछले चुनाव सब जगह हार चुके हैं। आप गठजोड़ करके कैसे उत्तर प्रदेश में क्या क्या कर रहे हैं, आप क्या गठबंधन कर रहे हैं, क्या क्या सौदेबाजी कर रहे हैं, आगे का चुनाव, पीछे के चुनाव, अभी के चुनाव, आज का वोट, ये राजनीति नहीं है क्या? ये राजनीति नहीं। जरा तेलुगु देशम में थोड़ी सी आंखें दिखाई, अब आंखें कितनी दिखाएगी साहब तो पता नहीं है, पता नहीं कितनी। हमारे साथी रहे, बहुत दिनों साथ साथ काम किया, हम लोग के अच्छे संबंध भी हैं। एरन नायडू कब तक आंखें दिखाएंगे? यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, अंतर पता नहीं क्या है, हो सकता क्या हो। लेकिन ये राजनीति नहीं क्या, बंदोबस्त नहीं क्या गया? क्या 13 MP आ जा तो सरकार ले जा, मुख्यमंत्री में जो बांट रहे हैं, क्या क्या बांटोगे? देश को बांटोगे क्या? उत्तर प्रदेश को क्या 50 साल राजनीति करके बर्बाद नहीं कर दिया, तबाह नहीं कर दिया? 50 साल पीछे नहीं कर दिया, अब तो चला जाएगा 100 साल पीछे। हम जानते हैं क्या होने वाला वहाँ। इसलिए हमको कोई दर्द नहीं, कोई गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। हम अपने सिद्धांतों पर कायम हैं और रहेंगे, और देश के खातिर, देश की एकता हमारे लिए सब ऊपर है। हमारी प्राथमिकता देश है, राजनीति द्वितीय प्राथमिकता है, सरकार द्वितीय प्राथमिकता है, हमारा देश पहली प्राथमिकता है। इसलिए आज हम ये देश के खातिर इन सब बातों को रख रहे हैं। जो हमने कहा था कि पश्चिमी देशों से एक अच्छे रिश्ते ठीक हुए थे, वो उन्हीं को आज आपने नाराज़ किया। वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि जिस तरह से होमगार्ड के बारे में हमने कहा, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमने ये शुरुआत तो बहुत दिनों से हो गई थी गुजरात में, हमें पता है कि वो ताकतें लगी हुई थी कि 1980-81 में जब माधव सिंह सोलंकी ने एक अच्छा सा गरीबों का गठबंधन तैयार किया था, तब ये ताकतें लग गई थी। और जब ये हालत हो गई थी कि माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में लगभग 184 में 140 जीत के आए थे, इसलिए कि वहाँ के पिछड़े, वहाँ के अल्पसंख्यक जितने गरीब लोग थे, पिछड़े अल्पसंख्यक दलित, इनका एक ताकत, एक जागृति पैदा की थी। और उसी वक्त उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत आंदोलन खड़ा किया गया था, गरीबों के खिलाफ। और गरीबों के खिलाफ लड़ाई को लड़ते हुए उस सोलंकी को हमारे मित्रों ने भी मदद नहीं की थी, वरना ये स्थिति आज गुजरात में नहीं होती। वो ही ताकतें लगातार संघर्ष करती रहीं, और वही ताकतें आज गुजरात में आग लगा रही, पूरी की पूरी देश को तोड़ने पे आमादा आज है। और सरकार हाथ पहाड़ रखे बैठी है, दिल्ली की सरकार। वो तो वही होगा कि वो कोई रोम जलता रहे, नीरो बांसुरी बजाता रहे, वही हालत की है। आज तक हमको नहीं लगता है कि सरकार की क्या सक्रियता है, सरकार कब तक इस गुजरात की कितनी लाशें और गिराना चाहती है, कितनी आगों लगाना चाहती है, उसके सारे पूरे हिंदुस्तान में कितना और अलगाव पैदा करना चाहती है, पूरे देश में ही की आग लगाना चाहती है, तब रुकेगा। और पहले कैसे रुक गया था? जब क्रिश्चियंस पे हमला हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी आपको इटली में जाना था, पोप का सामना करना था, तो आप तत्काल ठीक करके गए और वहाँ विश्वास ला के आए कि अब कभी ऐसा नहीं हो सकता। तब सख्ती की गई थी। इसलिए क्रिश्चियंस के खिलाफ जो अत्याचार, जो मदरसों से लेकर के सब हो रहा था, स्कूलों पर हो रहा था, उनका अत्याचार हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, वो इसी रुकी थी कि आपको इटली में जाना था, सफाई देना पड़ सकती थी। और अब आप नहीं रोक रहे। आज सरकार, आज भी हम कहना चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय, जो आतंक होता है, सरकार से बड़ा आतंक किसी का नहीं होता है। हम भी सरकार में रहे हैं, हमने भी भोगा है इस तरह के दंगे, हमने भी देखा है, आपके आतंक को देखा है। हाँ, देखा आतंक को। अरे ठीक है, एक बार नहीं, सरकार क्या, सरकार वालों का कोई इतिहास अमर नहीं होता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने रहने का कोई इतिहास अमर नहीं होता है। मुलायम सिंह नहीं मुख्यमंत्री बने, कोई चिंता नहीं, लेकिन मस्जिद की हिफाजत करके आज मुझे फक्र है कि हमने देश की एकता कायम रखी थी, एकता रखी थी। और हमने दिखा दिया था कि लाखों लोग एक तरफ थे और पुलिस के मामूली से लोग आतंकवादियों का मुकाबला कर सकते हैं। ये सरकार का आतंक बड़ा होता है प्रधानमंत्री जी। आखिर सरकार का जो आतंक खड़ा हो जाएगा तो एक भी जान नहीं जा सकती, एक भी दुकान नहीं जा सकती, और एक भी बिना सजा के नहीं बच सकता।
मुजफ्फरनगर में बात करने वाले उपाध्यक्ष महोदय इतनी अवमानना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में लिख दिया है, तभी मैंने कहा था कि कुछ बेशर्म होते हैं जिनको लोकतंत्र में और न्यायालय पर भरोसा नहीं है। मुजफ्फरनगर की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में, हमारे जिला प्रशासन के पक्ष में लिख दिया है, स्ट्रक्चर पास किया है और कहा कि जो मिल गया तो मिल गया, बलात्कार का झूठा मामला था, मिल गया तो मिल गया रुपया, अब नहीं दिया जाएगा। क्या बात करते हो, इतना झूठ बोलोगे हर जगह, इतना सत्य पर पर्दा डालोगे। हम तो चुपचाप सुनते रहते। मुजफ्फरनगर में जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया था बेनकाब हो गए। सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहते, उच्चतम न्यायालय को बधाई देना चाहते, और जब बेनकाब कर दिया, वहाँ के कलेक्टर को कर दिया, हमें कर दिया, हमारी सरकार को कर दिया और दोषी ठहरा दिया कि कौन लोग थे जिन्होंने षड्यंत्र किया था। क्या नहीं पढ़ा आपने? क्या जजमेंट नहीं पढ़ा? बार बार कहते हो, बार बार कहते हो मुजफ्फर, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के धज्जियाँ उड़ा रहे उसके स्ट्रक्चर की, न्यायपालिका के जो निर्णय हुआ उसकी फैसले का धज्जियाँ उड़ा रहे। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये तो हर बात को हम जानते हैं। अरे छोड़िए, वो तो खैर अधिकारी का कोई दिक्कत नहीं, उसमें बनाया ना, हम भी बना सकते, क्या बना सकते उसका नहीं सवाल है कि जो अधिकारी रहेगा वो तो बनेगा। ये बड़ी महत्व की बात नहीं, महत्व की बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब कितने टाइम और आप थोड़े बताओ तभी बंद करें। देखिए आप, अरे हमसे भी ज्यादा दादा बोलेंगे सोमनाथ चटर्जी, अभी मानी चंद्रशेखर जी बोलेंगे, तब क्या करोगे आप? हाँ, हम तो हल्का ही फुल्का बोल रहे हैं। अभी हमने तो नमूने ही पेश किया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने घोषणा की कि मकान बनाने के लिए 40,000 50,000 रुपये, जैसा मैंने सुना था, पढ़ा था। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान, अच्छे मकान, दुकानदार और फैक्ट्रियों को कितना रुपया दे रहे हैं। एक पहला चेक गया है 800 रुपये का, दूसरा, हाँ देखते जाइए कितना क्रूर मजाक है ये सहायता देकर, कितना जले पर नमक डाल रहे हैं। 800 रुपया और दूसरा 1000। आप देखते जाइए, नाम क्या पढ़े, देर हो जाएगी पूरा पता पढ़ने, हम समय बता रहे हैं। आप जैसे सुनने, आपकी भावनाओं का आदर कर रहे हैं, समय कम लेंगे। फिर दूसरा 1000 का चेक है ये उपाध्यक्ष महोदय, ये चेक है, उसकी फोटो स्टेट कॉपी है। और ये 1000, दूसरा है 1350 रुपया, 13 दूसरा। फिर अगला है 700 रुपया, 700 रुपया। और फिर है 1000, अगला चेक 1000। और अधनी प्लीज 600, फिर है 850 रुपया, 1000 रुपया। फिर अगला 1000 रुपया, 1000 रुपया। और फिर है 850। ये मैं आपको भिजवा दूंगा। चाह रही हूँ, आप देखिए 651 लोगों को अरे वो 15 लाख नो प्लीज और 82,000 तो पेमेंट हो गया है। प्रधानमंत्री प्लीज मैडम, इतना पेमेंट हो गया है। नहीं, गलत बयानी नहीं चलेगी। चेयर पटल पे रख देना, पटल पे रखता हूँ मैं। ना ये ना, इसको हम पटल पे रखते हैं। क्या ऑथेंटिकेट करो भाई, ऑथेंटिकेट कर दो। का कफन बेच दिए, गुजरात में टेंट बेच दिया इन्होंने। अच्छा नहीं, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिए क्या क्या हो रहा। एक बहुत लोग हैं, नमूना दें प्रधानमंत्री जी, हम आपको दे देंगे, इसकी जांच कराइए। गृहमंत्री जी आपको दिखवाइए इसको, क्या बोलते हैं। बीएचपी के एक हैं प्रवीण तोगरिया, और दिनांक 25 मार्च को बोलते हैं संदेश अखबार में, कह रहे हैं कि गोधरा जैसी घटेगी तो गुजरात के दंगे जैसा प्रभाव पूरे गुजरात में रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रणम तगरिया फिर कहते हैं, एक ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, बताया कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है दंगे अंतर्राष्ट्रीय, तस्वीर खराब हो रही है, देश की तेज खराब हो रही है, ये गलत है। आपके जो विश्व हिंदू परिषद, उसकी इमेज खराब हो रही, तो क्या बोलते हैं वो, वीरों की कभी बदनामी नहीं होती है।
हाँ ये है, ये भी इसको दिखाइए। ये सपोर्ट देशों पर सरकार नेता कहता है ये वीर हैं जो आज आगजनी, हत्याएं, महिलाओं के बलात्कार, बेटियों के साथ सड़कों पर बलात्कार और बलात्कार करने के बाद हत्याएं और जलती हुई आग में फेंक देना। वीर उपाध्यक्ष महोदय 20 दिन के बच्चे, 20 महीना के बच्चों को काट के फेंक देते हैं। तभी तो मैंने कहा हमारे वेदों में इस तरह राक्षसों का भी आचरण नहीं रहा, राक्षसों ने भी नहीं किया। राक्षस के ऊपर क्या कहा जा सकता, वो काम कर रहे हैं लोग, वो उनको कहा जाए। ये हालत है, कौन है मानवता? इसलिए आज गुजरात की सरकार वहाँ के मानवता की अपराधी है, वहाँ के मुख्यमंत्री अपराधी हैं इसमें। और गुजरात को ऐसे ही बदनाम कर रहे हो। उपाध्यक्ष जी, उन्होंने जो चेक बताए वो कैस्टल्स है। उन्होंने जो चेक बताए वो कैस्टल्स है। वो मिस्टर बुलाय सिंह, आप मिस्टर बुलाय सिंह, मंत्री भी जवाब देंगे, आप तो बोल रहे हैं। मंत्री भी जवाब देंगे, क्या मंत्री का नहीं आकर जवाब देना? बर्दाश्त करो सच्चाई को, सच्चाई जानो, सच्चाई बर्दाश्त करो, आदमखोर की भूमिका को छोड़ो। 7 रुपया दिया जाता था, हमने 15 रुपया किया और 5 लोगों को और 15 दिन के तक दिया। उपाध्यक्ष महोदय, अरे बहन जी कोई बात नहीं, अरे बहन जी समय ले लिए, फिर मेरे बारे में खूब बोलिए, समय लेके समय लो के। उपाध्यक्ष महोदय, आरएसएस के सुप्रीमो गंभीरता से हम रखना चाहते हैं आपके लिए। आरएसएस के सुप्रीमो क्या कहते हैं कि हमलावरों के सामने आक्रामक खून खराब करो, प्रत्येक मोर्चे पर रहे कार्यकर्ताओं को विजयी बनाने की जिम्मेदारी हम आरएसएस वालों की है। आक्रमण करने की जिम्मेदारी है। ये क्या बोल रहे हैं आपके आरएसएस के सुप्रीमो जाकर? और ये अखबार है, देख लो जाके ना, अखबार का नाम भी है। और एक बीएसपी के अग्रणी ये नेता हैं मुलायम सिंह जी, अब तो ये क्या, अगर मैं 2 मिनट हाउस, लेते, हाँ? अब तो आप खत्म ही कर रहे हैं, विवाद ही खत्म। नहीं, हमें लंच आवर ब्रेक करना है या नहीं है, वो भी हाउस का सुझाव पूछना है। नहीं, नो लंच आवर। अरे मेरा लंच से पहले खत्म कर लो। All हम right, तो you 5 मिनट में खत्म कर दे रहे, All right. एक बार लंच कीजिए। अगर केवल 5 मिनट से भी कम, हम बाधा नहीं डालेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम हमारे बहादुर बार लंच कर दीजिए, करना चाहें तो 5 मिनट में ज़्यादा खत्म नहीं करेंगे। अमेंडमेंट भी है, वो भी मूव करना है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, All right. Yes, Business Advisory Committee, it was decided. No lunch hour. Lunch you can have, no lunch hour. चलिए उपाध्यक्ष जी, तो मैं ये खत्म ही कर रहा हूँ। 1 by 1 you can have. और फिर ये बीएचपी के और ये इस तरह के तमाम हैं, हम कहाँ तक पढ़ें? ये बाकायदा बीएचपी आरएसएस के बयान हैं जो बाकायदा हत्या, आगजनी और पूरी बलात्कार, महिलाओं के साथ गुप्तामो पिटाई पुलिस के संरक्षण में और दिल्ली की सरकार की जानकारी में और गुजरात की सरकार के खुलकर को उनको संरक्षण समर्थन। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि गुजरात की सरकार इस मानव हत्या की अपराधी है। मुख्यमंत्री वहाँ के दोषी हैं, तत्काल मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और वहाँ के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये भावना पैदा की जाए कि अलग अलग रहने की भावना ख़त्म हो और किसी सद्भाव वहाँ मजबूत हो। सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है अब, और गुजरात की सरकार से कोई अब उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी आप अपना भाषण दें, उसी वक्त वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले और नहीं इस्तीफा दे तो बर्खास्त कीजिए। और सच्चाई तो यह है
कि मुख्यमंत्री भी इसमें दोषी और अपराधी साबित हो रहे हैं। इसलिए हम और दिल्ली की सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार भी इसमें अक्षम है और दोषी है। दिल्ली की सरकार को जो संविधान में मैंने शुरू में कहा था इन वर्गों की सुरक्षा करने का उनका दायित्व था, उस दायित्व को निभा नहीं पाई है। इसलिए हम दिल्ली की सरकार और गुजरात की सरकार की घोर इस सदन के माध्यम से निंदा करते हैं।